जी डियर स्टूडेंट, आज हम जायज़ा मशक नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर नंबर 1 की आखिरी एक्सरसाइज है। वो कहता है सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। सवाल आपको दिए हुए हैं। वो कहता है 600 का 20% बताएं कितना होता है। 600 का 20% कितना होता है वो आपने बताना है। ठीक है, तो 600 का 20% कितना होता है? वो 120 होता है। करके भी बता दूँ। देखिए 600 ज़रा 20/100, सिफर से सिफर कैंसिल, सिफर से सिफर कैंसिल, 60 ज़रा 2, 120। यह आपको निकालना आना चाहिए अब ज़बानी। अच्छा, 70 की कसरी शक्ल क्या है? 70 को अगर आप कसर की शक्ल में लिखें तो उसका आंसर आपके पास क्या होगा? जी, तो सेकंड पार्ट जो है इसका आंसर हमारे पास जो है वो ये है 7/10। ठीक है, यानी 70% को आप लिख सकते हैं ना 70/100, सिफर से सिफर कैंसिल तो 7/10 बच गया। ठीक हो गया। 7/20 की फीसद की 7/20 फीसद शक्ल में कैसे लिखेंगे? 7/20 जो है वो फीसद शक्ल में उसका आंसर हमारे पास क्या है? यानी 7/20 ज़रब 100, सिफर से सिफर, 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35 आ गया। 1/3 की फीसद शक्ल क्या है? ठीक है, चौथा पार्ट 33 सही, 1/3 हो गया। 5 0.13 की फीसद शक्ल जो है वो क्या होगी? 0.13 की फीसद शक्ल हमारे पास होगी 13%। ठीक है, मैं आपको हल करके नहीं बता रहा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ए निस्बत बी में ए को क्या कहते हैं? ए निस्बत बी के अंदर ए को हम क्या कहते हैं? उसका ऑप्शन उसने दिए हुए हैं। इंतहाई कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं या दरमियान कहते हैं। तो उसको कहते हैं एंटीसीडेंट, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा के भी आया हूँ। ए निस्बत बी की निस्बत में बी को क्या कहते हैं? ए निस्बत बी के अंदर बी को जो हम है वो कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है 7वां कि ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी के तनासब में ए और डी को क्या कहते हैं? ये देखिए ए और डी को क्या कहते हैं इन दोनों को। वो मैं आपको पहले बताया था, वो क्या होता है हमारे पास? वस्तें। ये सी पार्ट है, वस्तें। मैं ज़रा थोड़ा सा उधर से पढ़ गया हूँ इसको। ठीक है, आपने पेपर में इतना गलती नहीं करनी, इसलिए सोच समझ के उसको करना है कि यहाँ से ए बी सी के ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा, अगला पार्ट है हमारे पास कि ए निस्बत बी निस्बत सी निस्बत डी को तनासुब सी निस्बत डी में सी और बी क्या है? ये दोनों क्या हैं? वो मैंने आपको बताया वस्तेन है। देखिए हम सबसे पहले देखेंगे वस्तेन का ए ऑप्शन है, हम इसको सर्कल कर देंगे। अच्छा, उसी तरह हमारे पास लास्ट पार्ट इसका आ रहा है कि हमारे पास क्या लास्ट पार्ट क्या है? वो ये कहता है कि 75 और 95 की आसान शक्ल क्या है? 75 और 95 की आसान शक्ल हमारे पास क्या है वो हमने बतानी है। वो हमारे पास है 15 और 19। बेसिकली क्या है? 75 95, 5 एकम 5, 5 पंजा 25, 5 एकम 5, 5 नहीं 45। ठीक है, इस तरह तकसीम होकर ये 15 निस्बत 19 आ गया इसका आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, होप कि आपको आसान लगा होगा। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से था। चलिए, अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। खाली जगह को पुर करें। 1500 का 30% क्या होगा? लिखता हूँ जवाब 450। नहीं तो आप ऐसे कर लें 1500 ज़रा 30/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, 30 और 15 को ज़रब दें तो आपके पास ही 450 ही आता है। 15% की कसरी शक्ल क्या होगी? 3/20। ये भी करके दिखाऊँ? ज़रा 1/100 कर लें, 15/100 कर लें। 5 थी 15, 5 10 और 1 0। 7/25 की फीसद शक्ल क्या होगी? 28%। कैसे निकाला? 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 7 चौके 28। ये ऐसे आ गया। 2/3 जो है वो फीसद शक्ल में कैसे लिखा जाएगा? 67%। मुझे तो ज़बानी में जहन गंदा सॉल्व कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 2/3 ज़रब 100%, तो 67% है। बेसिकली पॉइंट के अंदर भी आता है ये। ठीक है, मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया। यानी आपके पास बन गया था 200/3। 100 को 3 से तकसीम करें तो 33 समथिंग आता है। तो जब इससे करेंगे तो हमारे पास 67 के राउंड ऑफ ही आ जाएगा। 0.29 की फीसद शक्ल 29%। ए निस्बत बी की निस्बत में ए को क्या कहते हैं?
एंटी सी डेंट। ए निस्बत बी की निस्बत में बी को क्या कहते हैं? कंसी क्वेंट। अच्छा, ए निस्बत बी और सी निस्बत डी में ए और डी क्या है? तरफैन। ए निस्बत बी और सी निस्बत डी में तरफैन का हासिल ज़र्ब क्या है? तरफैन का हासिल ज़रा बताएंगे हम इसके अंदर। ए डी हो गया। 2/3 निस्बत 3/5 की आसान शक्ल क्या है? दस निस्बत 2/3 आसान शक्ल जो है वो 10/9 है। वो कैसे आया है? 2/3 निस्बत 3/5, ये से ज़रब ये से ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब निस्बत 3 ज़रब 3, 2 5 10 और 3 तिया 9, ये इसका आ गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। अगर 55% मुसाफिर मर्द हैं और 15% बच्चे हों, ठीक है, और 15% बच्चे हों, तो औरतें जो हैं वो कुल कितनी फ़ीसद होंगी? औरतें जो है वो कुल कितनी फ़ीसद होंगी, ये हमें इसमें से बताना है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया कि मुसाफिर मर्दों की तादाद फ़ीसद में कितनी दी हुई है उसने हमें दी हुई है जनाब 55%। ठीक है, ये इस सवाल की शर्तों में मौजूद है। अच्छा, मुसाफिर बच्चों की तादाद कितनी है? 15%। मुसाफिर औरतों की तादाद हमने फ़ीसद में मालूम करनी है, तो वो आपके पास क्या आएगा? 100% में से माइनस कर दें मर्द और माइनस कर दें औरतें, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 30%। इसका आंसर है कि 30% इसमें औरतें हैं। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अजीम अपनी आमदनी का 25% किराए मकान पर खर्च करता है, जबकि बकिया रकम का 60% घरेलू अखराजात पर खर्च करता है। अगर इसकी बचत 2100 रुपये हो तो उसकी कुल आमदनी बताएं। देखिए, फ़र्ज़ किया, हम सबसे कहते हैं कि फ़र्ज़ की उसकी आमदनी जो है ना वो एक्स है, जो हमने मालूम करना है। अच्छा, वो किराया मकान पर कितना फ़ीसद खर्च करता है? 75% करता है ऑफ एक्स, यानी कि अपनी आमदनी का 25% उस पर खर्च करता है। इसका क्या मतलब? 25% का क्या हो गया? 25/100 इंटू एक्स, तो ये बन गया 0.25x। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जितने नीचे ज़ीरो होते हैं इशारिया यहाँ पर मौजूद है, 2 ज़ीरो तो इशारिया उठकर यहाँ आगे 0.25 आ गया। अब बकिया आमदनी कितनी है? यानी फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास 100% आमदनी है तो उसमें से 25% तो वो मकान के किराए पर खर्च कर रहा है, तो बाकी कितनी बच गई? 75% आमदनी बच गई उसकी। ठीक है, बकिया आमदनी से घरेलू अखराजात का खर्चा हमने निकालना। बकिया आमदनी से घरेलू अखराजात का खर्चा वो है, यानी 75% कुल आमदनी है ना, एक्स का 60%, यानी ये जो आपके पास ये बची है अमाउंट जो बकिया आमदनी है, इसका वो 60% जो है वो इसका वो यहाँ पर खर्च करता है। ठीक है, तो ये 75% का 60% कितना बन गया? 75% ज़रब 60% इंटू एक्स, यानी ये बच गया आपके पास जनाब 75 को लिख सकते हैं इशारिया में 0.75, इसको लिख सकते हैं 0.60 इंटू एक्स। तो इन दोनों को जब हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.45x। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमने निकालनी है अजीम की बचत। अजीम की बचत जो है वो आ रही है हमारे पास 2100 आ रही है।
हमने बचत भी निकाल ली, बकिया आमदनी से खर्चा भी निकाल लिया। अब हमने एक्चुअली उसकी बतानी है कि उसकी कुल आमदनी बेसिकली है कितनी। वो निकालने के लिए हमने क्या किया कि दी गई शर्त के मुताबिक कि अजीम की जो कुल आमदनी है वो बेसिकली बराबर है जो उसने किराया दिया यानी कि मकान का किराया, जमा उसने जो उसने घरेलू अखराजात पर खर्च किया वो हमने निकाल लिया थे। शरीफ 45x कहाँ निकाला, ये निकाला। और जमा उसके पास क्या है, जो उसकी बचत, यानी कि देखिए कुल आमदनी क्या थी, मकान का किराया जो उसने घरेलू अखराजात किया और जो उसकी बचत है। तो अब इसको हम सारों को इकट्ठा कर लें। 2100 को उधर का उधर रहने दें, 2100 को इधर का इधर रहने दें, और ये हो जाएगा एक्स। ये जमा का है तो इधर शरिया 0.25x, ये जमा का है तो 0.45x इधर आकर, ये दोनों इधर आकर माइनस हो गए। यानी क्या हुआ है, 2100 को हमने वैसे का वैसे रहने दिया, ये 0.45x इधर जमा का था, इधर आकर माइनस का हो गया। 0.25x इधर जमा का था, वो भी इधर आकर माइनस का हो गया। तो यहाँ से x कॉमन है, अंदर क्या बचा, 1 माइनस 0.25 माइनस 0.45, यानी सब में से x मुश्तरिक आ गया, बराबर है 2100 के। इसमें से जब हम इसको करेंगे मजीद सॉल्व तो ये 1 माइनस 25 और 45 बन जाएगा 0.70 बराबर है 2100 के। x आ गया आपके पास, एक में से 70 निकाले 0.030 आ गया, x इसके बराबर आ गया 2100 बटा 0.30। इधर दरब खा रहा था, इधर आकर तकसीम हो गया, तो ये बन गया 2100 ज़रब 0.30 को कैसे इशारे जब ख़त्म करते हैं तो जितने इशारे के बाद इनसे होते हैं तो 0 लगा लेते हैं। 3 सते 21, तो उसकी कुल आमदनी आ गई 70 ज़रब 100 यानी कि 7000 रुपये। तो बस अजीम की कुल आमदनी 7000 रुपये है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बकिया जिसके क्वेश्चन रहते हैं जायज़ा मशक के, उसके साथ हम हाजिर होंगे। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें, मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू।